हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि ज़्यादातर हमारे जो गला है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको असर करती है। तो सबसे पहले डिप्थीरिया की डेफिनेशन क्या है। Diphtheria is a bacterial infection affecting the upper respiratory tract, skin, or other mucous membrane. It can lead to serious complications such as airway obstruction, myocarditis, and nerve damage. डिप्थीरिया जो बीमारी है या इन्फेक्शन है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर जो सांस की नली है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके ऊपर असर होता है, जहाँ स्किन के ऊपर असर होता है, जहाँ किसी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो गले की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसके ऊपर इसका असर होता है। और अगर इसका इलाज समय से ना किया जाए तो उसके कारण काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब गले में जहाँ एयरवे जो है, जो सांस की नली है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जहाँ नर्व डैमेज भी हो सकती है। इसलिए इसका इलाज जो है समय से करना, जहाँ इसकी प्रिवेंशन जो है, वैक्सीनेशन जो है, बहुत ज़रूरी होती है। देन कॉजेटिव एजेंट होता किसके कारण है डिप्थीरिया? ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और ये बैक्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। देन मोड ऑफ स्प्रेड, फैलता कैसे है? ये इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन जो है फैलता कैसे है? फर्स्ट है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन जिसको डिप्थीरिया हुआ है, अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके कारण उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं और उन ड्रॉपलेट्स के कारण जो हेल्दी पर्सन है उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। देन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड लीजन्स, जो इन्फेक्टेड लीजन्स हैं, घाव है, उसके संपर्क में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन फैल सकता है। देन कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जो इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है, जो इन्फेक्शियस पेशेंट है या पर्सन है, अगर उसके कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी वस्तु जो है कंटेमिनेटेड है, जैसे अगर उसके सपोज़ उसके बर्तन जो हैं वो कंटेमिनेटेड हैं, जहाँ उसकी जो लिनन है, जो बेडशीट है, टॉवल है, वो कंटेमिनेटेड है, जहाँ फिर उसके जो खिलौने अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसके खिलौने जो है वो कंटेमिनेटेड हैं, तो उसके कारण जो है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के कारण अगर कोई हेल्दी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उससे भी जो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये है मोड ऑफ स्प्रेड। देन साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब इसके चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं, जहाँ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले है सोर थ्रोट, फीवर एंड स्वोलन ग्लैंड्स। पर्सन जो है जिसको डिप्थीरिया है उसका गला जो है उसमें दर्द होता है, गले में खराश होती है, फीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब बुखार हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, और उसके गर्दन के जो ग्लैंड्स हैं, गर्दन की जो ग्रंथियां हैं, उनकी सूजन हो जाती है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेइश मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, जो पेशेंट है उसके गले में एक झिल्ली सी बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ग्रे कलर की मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन जो है, इसके बनने के कारण, इस मेम्ब्रेन के कारण
पेशेंट को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में भी परेशानी होती है, और डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग मतलब कुछ भी निगलने में, पानी निगलने में, खाना निगलने में उसको परेशानी होती है, उसको काफ़ी दर्द होता है गले में। देन वीकनेस एंड फैटीग, पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं तो उस केस में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर सही से इलाज ना किया जाए तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और हार्ट को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जहाँ जो मायोकार्डियम है उसका इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसकी स्वेलिंग हो गई है, तो उसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है पेशेंट को, और कई बार किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये हैं साइंस एंड सिम्टम्स। फिर उसका लैब टेस्ट या डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पहले तो पेशेंट जो आता है, क्लिनिक में आता है, हॉस्पिटल में आता है, तो उसका पहले फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, थ्रोट का एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, उसके जो क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं उनको नोट किया जाता है, थ्रोट का कल्चर जो है उसको लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है, और थ्रोट कल्चर से पता चल जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सा बैक्टीरिया है। पीसीआर डिटेक्शन किया जाता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए, और डिप्थीरिया टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए एलाइज़ा टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर किसी भी पर्सन को डिप्थीरिया हो गया है, डिप्थीरिया कंफर्म है, तो सबसे पहले जो है जो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि जो डिप्थीरिया का टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। Then antibiotic therapy, usually penicillin or erythromycin to eradicate the bacteria. बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो स्टार्ट की जाती है, और इसमें ज़्यादातर पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देन क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस, पेशेंट की जो कार्डियक कंडीशंस हैं, कार्डियक फंक्शंस हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट की जो ओवरऑल कंडीशन है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। दिस इज़ मैनेजमेंट। देन नर्सिंग केयर, अगर पेशेंट आपके पास है तो उसकी क्या नर्सिंग केयर की जाती है। फर्स्ट है मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड एयरवे क्लियरेंस, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है और रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको मॉनिटर किया जाता है। और एयरवे क्लियरेंस, एयरवे जो है उसका क्लियर है या ऑब्स्ट्रक्टेड है और कितना पेटेंट है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटरिंग के बाद पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन भी असेस की जाती है, और पेशेंट के वाइटल साइंस जो हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो भी पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड एंटीटॉक्सिन, जो भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं जैसे पेनिसिलिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 14 राइट्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगर कोई एंटीटॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन प्रिस्क्राइब गया है जैसे डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, तो उसको भी एडमिनिस्टर करने से पहले 14 राइट्स जो हैं, राइट्स ऑफ मेडिकेशंस, उनको फॉलो किया जाता है।
देन प्रोवाइड सपोर्टिव केयर फॉर फीवर एंड डिस्कम्फर्ट। फीवर को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फीवर सबसे पहले चेक किया जाता है कितना फ़ीवर है, हाई ग्रेड फ़ीवर है, जहाँ लो ग्रेड फ़ीवर है, जहाँ मीडियम ग्रेड फ़ीवर है, उसको चेक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है और पेशेंट को हाइड्रेशन जो है वो दी जाती है। अगर पेशेंट को कोल्ड थेरेपी देनी है या कूल थेरेपी देनी है, जहाँ टेपिड स्पंज बाथ है वो दिया जाता है। अगर डिस्कम्फर्ट है उसको भी रिलीव करने के लिए सपोर्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद है कि आइसोलेट द पेशेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन वाला पेशेंट है उसको आगे इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए पेशेंट को अलग रूम में या अलग एरिया में रखा जाता है, पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि उससे पेशेंट के किसी और पेशेंट को या किसी और पर्सन को इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। Then educate the patient and family about infection control and the importance of completing full course of treatment. पेशेंट को और फैमिली को इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के बारे में एजुकेशन दी जाती है, हैंड हाइजीन के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में, और कैसे पेशेंट को अलग रखना है, और रेस्पिरेटरी जो प्रिकॉशंस हैं या कफ एटिकेट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। और जो ट्रीटमेंट चल रही है पेशेंट की, जो भी मेडिकेशंस हैं उनका फुल कोर्स कैसे कंप्लीट करना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है फुल कोर्स को कंप्लीट करने की, उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है। और जो पेशेंट है उसको पूरी तरह से निगरानी में रखा जाता है, पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हों। दिस इज़ नर्सिंग केयर। नेक्स्ट प्रिवेंशन के लिए जो डिप्थीरिया वैक्सीनेशन जो है वो यूज़ की जाती है। रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेशेंट को, बच्चे को जो है वो डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें डीपीटी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, और जो एडल्ट्स हैं उनको टीडी की वैक्सीनेशन जो है वो दी जाती है। और ये वैक्सीनेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, बूस्टर शॉट जो है एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद बूस्टर डोज जो है वो दी जाती है। प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ क्लोज़ कांटेक्ट अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास करके जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है प्रिवेंशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्थीरिया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।